इस देश ने एक वक्त ऐसा भी देखा है जब प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर देशवासियों को एक वक्त का भोजन छोड़ने के लिए कहा था। और आज का वक्त देखे तो इस देश ने ऐसा अचीवमेंट भी हासिल किया है जब देश के प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश की भूख मिटाने के लिए अनाज दान करने की घोषणा की है। शायद इसीलिए इस देश को महान कहा जाता है। और ये किसी एक इंसान की वजह से नहीं हो पाया, ये पूरे देशवासियों के सहयोग के कारण हो पाया है। एक टाइम था जब काउंसलिंग हाउस से भारतवासियों को पार्लियामेंट के रूप में अंग्रेजों ने तैयार करके दिया था, लेकिन और आज एक ऐसा टाइम भी लेकर आया है भारत अपने बलबूते पर, जब हमने अपने देश के कोने कोने से एक एक चीज उठाकर एक ऐसा पार्लियामेंट तैयार किया है जिसमें एक एक चीज पूरे देश के सहयोग से लगाई गई है। चलिए काउंसलिंग हाउस से लेकर पार्लियामेंट बना और आज नए पार्लियामेंट के उद्घाटन और उसमें आज नई एंट्री होने वाली है, इस बीच क्या क्या इस भारत ने झेला है और क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। 1911 में जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आते हैं और उस वक्त भारत की राजधानी कलकत्ता थी। जॉर्ज पंचम भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट करने की घोषणा करते हैं। दिल्ली विधानसभा की वेबसाइट पर दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार विधान परिषद की पहली बैठक 27 जनवरी 1913 को दिल्ली सरकार के पुराने सचिवालय में हुई थी। डॉक्टर नारायण की पुस्तक के मुताबिक 1911 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत के संसदीय इतिहास में एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें पहली बार दो सदनों की व्यवस्था लागू की गई, जिसका उद्देश्य यही था कि प्रांतों में भी सरकारें बन सके। हालांकि अंग्रेज इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर सके थे। ये अधिनियम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा था। अब समय आता है संसद की डिजाइन तैयार करने का। इसका जिम्मा उठाया था हर्बर्ट बेकर और लुटियंस ने। हर्बर्ट बेकर चाहते थे काउंसलिंग हाउस का डिजाइन तिकोना हो और इसे रायसीना की हिल्स से दूर बनाया जाए। वहीं लुटियंस इसे गोल और मौजूदा लोकेशन जहां ये आज बना हुआ है वहीं बनाना चाहते थे। आखिरकार लुटियंस की बात मानी गई और काउंसलिंग हाउस को रायसीना की पहाड़ियों पर और गोल आकृति में बनाया गया। संसद की नींव का पत्थर ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखा था। 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ने नींव का पत्थर रखते समय कहा था, ये इमारत भारत के बेहतरीन नियति के पुनर्जन्म का प्रतीक होगी। इस इमारत में 27 फीट लंबे 144 सैंडस्टोन्स के खंभे बनाए गए हैं। पत्थर और मार्बल को शेप देने के लिए 2500 से भी ज्यादा राजमिस्त्री तक लगाए गए थे। 1921 में ये शुरू हुआ था और 1927 में जाकर 6 साल बाद ये तैयार हुआ। इसे बनाने में 83 लाख रुपए का खर्चा आया। 83 लाख रुपए सुनकर आप दंग होंगे कि सिर्फ 83 लाख रुपए में संसद बनकर तैयार हुई थी, लेकिन आज के पैसे की कीमत और उस समय के रुपए की कीमत में दिन रात का अंतर है, क्योंकि उस समय 10 ग्राम सोने का भाव सिर्फ 18 रुपए था और आज उसी सोने का भाव 10 ग्राम सोने का भाव 50,000 से 60,000 के बीच में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय 83 लाख रुपए की क्या कीमत रही होगी। 18 जनवरी 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन अपनी शाही सवारी से ग्रेट पैलेस उतरे। हार्बर्ट बेकर ने उन्हें सुनहरी चाबी दी और इरविन ने काउंसलिंग हाउस का दरवाजा खोलकर उद्घाटन किया। ये तो हुई इसके निर्माण कार्य से लेकर इसके उद्घाटन तक की बात। अब जानते हैं इस संसद में कुछ खास हुई घटनाएं। पहली घटना थी सिर्फ 2 साल के बाद ही 8 अप्रैल 1929 को काउंसलिंग हाउस में सेंट्रल असेंबली के प्रेसिडेंट, जिसे आज लोकसभा स्पीकर कहा जाता है, वो उस समय विठल भाई पटेल थे। उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसे ही पेश किया था, एक तेज धमाका होता है। उन्होंने जैसे ही ट्रेड डिस्प्यूट बिल पेश किया उसी समय एक तेज धमाका हुआ। उस समय करीब दोपहर के 12:30 बजे थे। पूरा सदन धुएं से भर गया और विजिटर गैलरी में 2 युवा पैम्फलेट फेंकते हुए नारे लगा रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद। आप समझ ही गए होंगे ये बात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की है। धमाके के दौरान सदन में मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, साइमन कमीशन वाले जॉन साइमन भी मौजूद थे। इस धमाके में किसी की जान नहीं गई और न ही ये मकसद था। क्रांतिकारियों ने बताया कि ये धमाके बहरों तक आवाज पहुंचाने के लिए किए गए थे। 14 अगस्त 1947 की रात 11 बजे संसद भवन में संविधान सभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने की। यूपी की सुचेता कृपलानी ने इस सदन की वंदे मातरम गाकर शुरुआत की थी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक भाषण दिया जिसे इतिहास में ट्रस्ट विद
डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने भाषण में कहा, आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत एक बार फिर खुद को खोज पा रहा है। आज आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी जीत और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद इसी संसद में नेहरू ने कहा था, एक गौरव चला गया, एक सूरज जिसने हमें रोशनी और गर्माहट दी, अब डूब गया है और हम अंधकार व ठंड में कांप रहे हैं। इसके बाद बात है 1965 की। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था। यूएसए के प्रेसिडेंट थे लिंडन जॉनसन और उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। यूएसए प्रेसिडेंट ने भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी को धमकी दी, या तो आप लड़ाई बंद कर दीजिए, नहीं तो हम जो आपको लाल गेहूं बेचते हैं उसकी सप्लाई बंद कर देंगे। उस समय भारत गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था और शास्त्री जी ने भारत के आत्मसम्मान के लिए सदन में खड़े होकर पूरे देशवासियों से हफ्ते में एक दिन भोजन न करने का आग्रह किया। उनका कहना था, अगर हम हफ्ते में एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो इससे अमेरिका से हम जो गेहूं मंगाते हैं उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। और यही वो सदन है जहां इंदिरा गांधी ने लोकसभा में ऐलान किया कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया है। और ये सुनते ही पूरा सदन मेज की थपकियों से गूंज उठा था। और यह सदन 1975 की इमरजेंसी से शर्मसार भी हुआ है। उस समय पी के देव ने कहा था कि हो सकता है ये लोकतंत्र के लिए आखिरी प्रयास हो, लेकिन मैं पूरा जोर देकर कहना चाहूंगा कि जब इस तरह अधिकारों के निलंबन के कोई नियम ही नहीं है तो इसे स्वीकार भी नहीं किया जाना चाहिए। समय आता है 31 मई 1996 को। इसी सदन में अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 घंटे का ऐतिहासिक भाषण दिया। उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उन्होंने संख्या बल कम होने की बात कही और राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, मैं 40 साल से इस सदन में हूँ। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा, मेरा आचरण देखा, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। 22 जुलाई 1974 को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद में भारत के पोखरण में पीसफुली न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट की जानकारी दी। उसके ठीक 24 साल बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संसद में भारत के परमाणु हथियारों से लैस देश बनने का ऐलान करते हुए कहा, भारत अब न्यूक्लियर वेपन वाला देश है। ये एक वास्तविकता है जिसे नकारा नहीं जा सकता और यह कोई उपहार नहीं है जिसे हम चाहते थे, और ना ही ये कोई दर्जा है जिस पर दूसरों की मोहर चाहिए। ये हमारा वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा देश की एक देन है। ये भारत का हक है। भारत की संसद पर एक बार फिर काले बादल छाते हैं और समय आता है 13 दिसंबर 2001 का। इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। संसद में कई दिनों से महिला आरक्षण बिल को लेकर विवाद चल रहा था। 11:02 पर लोकसभा स्थगित हुई। इसके बाद पीएम वाजपेयी और सोनिया गांधी संसद से निकले। करीब 11:30 की बात है। एक सफेद एम्बेसडर कार जिसका नंबर DL3CJ1527 था, कार तेजी से दाखिल हुई और इसमें सवार आतंकियों ने संसद में उस समय तक हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों का चलन नहीं था। उस एम्बेसडर कार में 5 आतंकी थे और करीब 4 बजे तक सभी आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। लेकिन इसी दौरान हमारे देश के 5 पुलिस जवान, सीआरपीएफ की एक महिला सुरक्षा कर्मी, राज्यसभा सचिवालय के 2 कर्मचारी और एक माली की मृत्यु हो गई थी। इस पार्लियामेंट में जिमी कार्टर और बराक ओबामा जैसे यूएस के प्रेसिडेंट भारतीय संसद के संयुक्त सदन को संबोधित कर चुके हैं। और ये वही संसद है जिसमें आधी रात को संसद की बैठक बुलाकर एक देश एक टैक्स सिस्टम के लिए जीएसटी लागू करना, कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करना जैसे बड़े फैसले इस देश के हक में लिए गए। आजादी के बाद पहली लोकसभा में 35 साल या उससे कम उम्र के युवा सांसदों की संख्या 81 थी, लेकिन आज मौजूदा समय में यह घटकर सिर्फ 21 रह गई है।
यानी 70 सालों में युवा सांसद घटे हैं। 1956 में लोकसभा में 151 बैठकें हुई, ये इतिहास में सबसे ज्यादा है। सबसे कम बैठकें 2020 में महज 33 दिन हुई। पिछले 70 सालों में लोकसभा की बैठकों के दिन घटते जा रहे हैं। 1951 में 17 करोड़ वोटर्स थे और 2019 के चुनाव में ये बढ़कर 91 करोड़ हो गए, यानी 70 साल में ये 6 गुना बढ़ गए हैं। और 1951 में 53 पार्टियां थी और 2019 में ये बढ़कर 673 पार्टियां हुई हैं, यानी 12 गुना ज्यादा। ये तो कुछ चर्चा थी कि इस सदन में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स थे जो आज तक इस सदन ने झेले हैं। और अब जानते हैं कि नए पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पेंडेमिक के टाइम में हजारों करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं और नया सदन तैयार किया जा रहा है। 1872 में लॉर्ड मेयो ने जनगणना की शुरुआत की थी। समय बीतते बीतते हर 10 साल में यह जनगणना कंपलसरी कर दी गई थी और आजादी के बाद भी इसे बरकरार रखा गया। हर 10 साल में कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ रही होती है और कहीं ना कहीं जनसंख्या घट रही होती है। और आजादी के बाद हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी जनसंख्या के हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। जैसे जैसे टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बदलाव किया जाने का फैसला किया गया था आजादी के वक्त। 1970 में फैमिली प्लानिंग प्रोजेक्ट लाया जाता है और इस प्रोजेक्ट के चलते चलते कुछ समय बाद पता चलता है कि कुछ जगह पर तो इसे सीरियसली लागू किया जा रहा है और कुछ जगह पर इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना उन स्टेट्स के लिए नुकसानदायक हो रहा था जो स्टेट फैमिली प्लानिंग प्रोजेक्ट को सीरियसली ले रहे थे और अच्छा काम कर रहे थे। जिन स्टेट्स में फैमिली प्लानिंग प्रोजेक्ट को सीरियस लिया जा रहा था, उनकी हिस्सेदारी संसद में घट रही थी। इसके चलते 1976 में फैसला लिया गया और 1976 में प्रेसिमन आयोग ने सीट्स को फ्रीज कर दिया और 1976 में प्रेसिमन आयोग ने 2001 तक सीट्स को फ्रीज कर दिया। 2001 में भी खास जरूरत महसूस नहीं हुई सीट्स को बढ़ाने की और फिर इसे 2026 तक फिर से फ्रीज कर दिया गया और आज इसे पोस्टपोन करने के डिसएडवांटेज दिखे जा रहे हैं। इतने टाइम बाद कोई भी कंट्री सेम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करके इनमें बहुत डिफरेंस आ चुका है। इन सब के चलते अब 2026 आने वाला है और कई जगह कॉन्स्टिट्यूंसी का इंक्रीज होना तय बताया जा रहा है। लोकसभा सीट्स 2026 में बढ़कर 552 से 829 होने की आशंका है। लेकिन पुरानी लोकसभा में सीटें केवल 550 मेंबर्स के बैठने के लिए बनाई गई थी, 245 राज्यसभा में और 436 सेंट्रल हॉल में। इसलिए सेंट्रल विस्टा का न्यू प्रोजेक्ट 2019 में लाया गया। इसको लेके कंट्रोवर्सी भी हुई। इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाली गई, लेकिन कोर्ट ने 1 लाख रुपए जुर्माना लगाकर इसे खारिज कर दिया। वैसे तो ये 2019 में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इसमें पूरे सेंट्रल विस्टा को नए तरीके से डिजाइन करने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कई चीजों में फेरबदल होना है। इसका अल्टीमेटम 2026 तक का है, लेकिन नई पार्लियामेंट बनकर तैयार हो चुकी है। इसका उद्घाटन भी पीएम ने कर दिया है। 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आज के दिन 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी को न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में शिफ्ट करने की योजना है। इसका निर्माण कार्य 1 अक्टूबर 2020 को शुरू हो चुका था। 28 मई 2023 को बनकर तैयार हो गया था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस न्यू पार्लियामेंट के प्रोजेक्ट में 862 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है और पुरानी वाली संसद के साइड में ही इसको बनाया गया है 65,500 स्क्वायर मीटर के एरिया में। इसमें 26,045 मैट्रिक टन स्टील का यूज किया गया है। 63,807 मैट्रिक टन सीमेंट का यूज किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 450 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 18 नई बिल्डिंगों का बनाना, दर्जन भर बिल्डिंगों का डिमोलाइजेशन करना शामिल है, जिसमें उद्योग भवन, निर्माण भवन शामिल है। 4 हेरिटेज स्ट्रक्चर बरकरार रखे जाएंगे: प्रेसिडेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया NAI। ये चारों बिल्डिंग 1931 से पहले की है। NAI एनेक्स 1991 में बनाया गया था, जिसे ढहा दिया जाएगा। यह ट्रायंगुलर शेप में बनाया जाएगा, जो कहा जा रहा है यह हिंदुइज्म से इंस्पायर है। इसमें 6 प्रवेश द्वार होंगे जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। लोकसभा मोर की थीम पर आधारित है।
राज्यसभा राष्ट्रीय पुष्प कमल की से प्रेरित है। राज्यसभा राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित है। नए पार्लियामेंट में आधुनिक डिजिटल उपकरण, सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा, वोटिंग और पेपरलेस कार्रवाई के लिए मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। एक भाग लोकसभा, दूसरा भाग राज्यसभा और सेंटर में संविधान कक्ष पुस्तकालय बनाया गया है। यह राष्ट्रीय पेड़ बरगद की थीम पर आधारित है। संविधान की प्रति यहीं पर रखी गई है। कहीं उत्तर प्रदेश के कालीन, गुजरात के सफेद मार्बल, महाराष्ट्र की सगोन लकड़ी जिससे दोनों सदनों में अशोक चक्र बनाए गए हैं, राजस्थान का स्टोन वर्क शामिल किया गया है। इस तरह की अलग अलग स्टेट से अलग अलग उनकी पहचान के अनुसार इस सदन में कुछ न कुछ लिया गया है। इसमें 1700 से ज्यादा खिड़कियां हैं। इसमें 3.5 किलोमीटर लंबा बिल्डिंग कॉरिडोर है। 18 सितंबर 2023 को पुराने पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना आखिरी भाषण दिया। यह भाषण 50 मिनट का था। इसमें उन्होंने इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया। इन्होंने इसमें इमरजेंसी का भी जिक्र किया। और आज 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की बुक लेकर संविधान की बुक लेकर नए पार्लियामेंट में प्रवेश करेंगे।